नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस एकेडमी में। तो मैं मुलायम सिंह यादव पिछले विगत कई दिनों से जो है कि वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा समय की कमी हो गई है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे जुड़ाव बनाए रखा जाए। ठीक है, तो जो आज का सेशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द पावर, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर, और इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। और मुख्य जो हम लोग का डिस्कशन है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस को लेकर है, यानी कि सबका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है। कुछ लोग कहते हैं एक्टिव पावर हमारे काम की चीज़ है, तो रिएक्टिव पावर क्या बेकार है। यानी ये सारे पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पावर क्या है। तो कोई यदि बात करता है पावर की, तो बेसिक सा सिंपल आइडिया है कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रही है या डिलीवर हो रही है, ठीक है, उसी को हम पावर कहते हैं। ठीक है, पावर यदि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है तो मैकेनिक्स में कहा जाता है रेट ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड पावर। ठीक है, सेम डेफिनेशन इज आल्सो एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल। ठीक है, वही चीज़ है, एनर्जी कंज्यूम प्रति सेकंड कितनी हो रही है उसको हम पावर कहते हैं। अब हम पावर को कई भागों में बांटते हैं। पावर को हम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, तीन प्रकार के पावर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कई नाम मिलेंगे आपको। अब ध्यान रखना, आपको एक्टिव पावर को ही हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, उसी को हम लोग इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव पावर को ही ट्रू पावर, उसी को हम लोग इफेक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई इफेक्टिव पावर कहता है, ट्रू पावर कहता है या एक्टिव पावर कहता है, तो आपको समझना है कि ये हमें एक्टिव पावर के बारे में ही पूछा या बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्टिव पावर क्या है, तो एक्टिव पावर क्या है, यानी कि यदि आपने देखा हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आपको। तो यदि आपने पिछला लेक्चर देखा हो वो वाला, जिसमें हमने डिस्कस किया था पावर ट्रायंगल के बारे में, इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में, तो मैंने बनाया था और पावर के बारे में बताते हुए ये बताया था इस बात को कि जो एक्टिव पावर होता है एक्चुअली क्या होता है, कि जो करंट और वोल्टेज जिस फेज में 0 डिग्री होते हैं, वो रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक्टिव पावर को हमें देता है। यानी कि एक्टिव पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एंड द करंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज, करंट और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा एक्टिव पावर है। एनर्जी जितनी एक्चुअली कंज्यूम हो रही है मोटर को चलाने में, वो एक्टिव पावर है। बल्ब जल रहा है एलईडी, तो एलईडी कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, वो एक्टिव पावर है। ठीक है, वही एक्टिव पावर होता है। यानी वोल्टेज, करंट और करंट का वो फॉर्म जो वोल्टेज के फेज में रहा, उसको हम लोग वोल्टेज। यदि आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ी हो अच्छे से, तो प्रोजेक्शन ऑफ द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज गिव्स द एक्टिव पावर। ठीक है, और जो प्रोजेक्शन ऑफ करंट है किस फॉर्म में, जो है कि वोल्टेज के 90 डिग्री, तो वो आपको रिएक्टिव पावर देता है। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, वी आई साइन फाई। आपको पता है साइन फाई मतलब आ गया, मतलब वो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट हो गया। कोसाइन आ जाता है तो मतलब एक्टिव पावर का कंपोनेंट है। अभी हमको यहाँ ये समझना है कि रिएक्टिव पावर का सिग्निफिकेंस क्या है। आपने यदि किसी जनरेटिंग स्टेशन को विजिट किया हो या किसी सब स्टेशन पे विजिट किया हो, सब स्टेशन तो एटलीस्ट विजिट किए ही होंगे, तो सब स्टेशन पे आपने देखा होगा कैपेसिटर बैंक्स लगा होता है, बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है जोड़े गए होते हैं और वहाँ पे लगाया गया होता है। एक्चुअली उनका काम क्या होता है, वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। क्या, अगर आप पूछेंगे किसी से, वो कहता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूव किया है, या तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर रेगुलेटर लगा होता है। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर रेगुलेटर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर को क्या करता है, वो रिएक्टिव पावर जितना चाहिए सिस्टम में वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर रेगुलेटर होता है, वो ऑटोमेटिक पहुंचाता रहता है। उसको हम लोग एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमारा पावर फैक्टर कितना चाहिए, 0.85 से लेकर 1 के बीच में चाहिए। जो भी हम लिमिट सेट करते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर रेगुलेटर विल हेल्प यू अस टू मेंटेन द रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम में हेल्प करेगा हमारा। लेकिन जो अपना एक्चुअली रिएक्टिव पावर है वो करता क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। यदि आपने गौर किया हो तो जो भी हमारा कन्वर्जन हो रहा है, यदि मोटर की मैं बात करूं तो मोटर में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं।
और यदि आपने उसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा हो तो होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये सारे चेंजेस होते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो भी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो रोटेट कर देता है, आपको पता है बिल्कुल। जनरेटर की यदि मैं बात करूं, इन केस ऑफ जनरेटर एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं, आपको पता है। तो अल्टरनेटर की मैं बात करूं तो अल्टरनेटर में भी क्या होता है कि अल्टरनेटर में प्राइम मूवर मूव कराता है तो उससे हमें लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यानी कि जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ भी हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है और उसी फील्ड में ये चेंज होता है। दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा, करंट चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो यानी कि करंट चाहिए, यानी करंट चाहिए तो करंट का वो भाग जो मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, तो कुछ एनर्जी, इसका मतलब उस करंट गई, इसका मतलब कुछ एनर्जी गई, यानी सम एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब कुछ पावर लॉस हो रहा है। यानी वो पावर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में लगा दिया हमने, वही आपका रिएक्टिव पावर है। तो रिएक्टिव पावर इज द अमाउंट ऑफ अपरेंट पावर, जो टोटल पावर का वो अमाउंट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में लग जाता है। यानी कि ये कहूँ मैं कि बिना रिएक्टिव पावर के एक्टिव पावर को ट्रांसमिट करना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने में मैग्नेटिक रिएक्टिव पावर का होना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह पे पोल्स वगैरह पे भी कैपेसिटर बैंक लगा दिए जाते हैं, आपने देखा हो तो कैपेसिटर बैंक लगा दिए जाते हैं या सिंगल कैपेसिटर भी लगा दिया जाता है। ठीक है, लोग जो है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपने यहाँ पावर फैक्टर का एक जो है कि पूरा मतलब हो पावर फैक्टर का बैंक ही लगा लेती हैं, पावर फैक्टर बैंक लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करने वाला था। अब आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर क्या होता है, तो यदि आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा हो तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यदि दोनों पढ़ा है तो और अच्छी बात है। देखिए कि जो अभी अपना पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन क्या, अपरेंट पावर एंड द एक्टिव पावर। नहीं, अपरेंट पावर और एक्टिव पावर के बीच का जो एंगल है यदि उसका हम कोसाइन ले लें वही अपना पावर फैक्टर होता है। ये तो मैथमेटिकल रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ उस पर हमें तवज्जो देना है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पावर फैक्टर का ये रहा कि पावर फैक्टर यह बताता है कि टोटल एनर्जी का कितना भाग हमारी यूजफुल एनर्जी है, टोटल पावर का कितना भाग हमारा यूजफुल पावर है, यानी कि एक्टिव पावर। यूजफुल पावर मतलब एक्टिव पावर, इसी को ट्रू पावर बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव पावर बोलते हैं। यानी कि यदि पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब टोटल एनर्जी का, टोटल पावर का 80% जो हमारा एनर्जी है वो कैसा है, वो हमारा एक्टिव एनर्जी है, वो एक्टिव पावर है। यदि पावर फैक्टर 1 है इसका मतलब 100% हमारा एक्टिव पावर है। समझ पाए आप बात को। ठीक है, तो पावर फैक्टर ही हमें बताता है कि हमारा एक्टिव पावर कितना प्रतिशत है टोटल पावर में। यदि एक्टिव पावर, यदि हमारा पावर फैक्टर 0.85 है, यूजुअली यही होता है। ठीक है, इसी के रेंज में रहता है, 0.85 से 9 के बीच में ही रहता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि मेंटेन करें यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत जगहों पे हम लोग कर भी देते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सके 1 के करीब रखा जाए। तो 0.85 पावर फैक्टर है, इसका मतलब टोटल पावर का 85% एक्टिव पावर है। समझ में आई बात। यानी कि जो बचा हुआ 15% क्या है, रिएक्टिव पावर है। होप यू आर कंफर्टेबल with the explanation that I have given to you regarding the physical significance of power factor, active power, reactive power and apparent power। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। पावर ट्रायंगल के बारे में जानना हो, पावर इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में जानना हो, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस यदि आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या ये यूज़फुल रहा आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए आप MS अकेडमी में, हम लोग मिलते रहेंगे वीकली बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच।